यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया कि किस प्रकार हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके लार्ज डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो जो हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड हैं मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस, उसी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, पहला हमारा जो मेथड था इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंसेस, दैट इज़ पैरेलैक्स मेथड। अब सेकंड हमारा आता है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ को कैसे मेज़र किया जा सकता है। देखिए, आपका प्लेनेट है या सैटेलाइट में हम कहें कि मून है, ठीक है। तो इन सभी केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमीटर प्राप्त कर लें या डायमीटर को मेज़र कर लें तो हम इसकी साइज़ इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका मून है और अर्थ पे एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो हम अर्थ के सरफेस है वहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मून को ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो मून के दो हमारे एंड हैं वो जब मेज़र करे जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, तो उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो दोनों आप देख रहे हैं ए बी, तो यहाँ नीचे हम अर्थ से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो व्यू बनता है ना, उससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ जो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी सहायता से हम इनके ये एंड देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक। ए बी हमने ले लिया एस डिस्टेंस, जो पहले हम पैरेलैक्स मेथड से निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ओ ए या ओ बी बोलें आप, ठीक है, ये हमने ले लिया एस, ठीक है। ये हम पैरेलैक्स मेथड से निकाल चुके हैं। अब हमें इसमें ए बी निकालना है। ए बी क्या है? मून का डायमीटर है, ठीक है। तो अगर डायमीटर निकाल लेंगे तो हम इसकी साइज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थीटा हमने यहाँ से ले लिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, और ये हमने पैरेलैक्स मेथड से मेज़र कर ली। तो जो ए बी है, ठीक है, हम उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही। एस हमारी रेडियस हो जाएगी, ए बी आर्क हो जाएगी, और थीटा एंगल, ठीक है। तो जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा, आर्क आपकी ए बी है, रेडियस एस है, तो आपकी ए बी आ जाएगी एस थीटा, ठीक है। तो हम इस तरह से जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं लाइक मून, प्लैनेट्स, उनकी साइज़ है वो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम है, द पैरेलैक्स ऑफ द हेवनली बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2.0 मिनट, ठीक है। ये आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 2.0 मिनट। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, तो कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, कोई भी हेवनली बॉडी है, ठीक है, यहाँ ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो ये रेडियस 6400 किलोमीटर दे रखी है, तो डायमीटर आपका 6400 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आपको यहाँ से थीटा दे रखा है। हमारे पास थीटा है, ये निकालेंगे तो रेडियस 6400, तो डायमीटर आपको पता है रेडियस जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप एंगल को रेडियन में चेंज करें, ठीक है। थीटा हमारा मिनट में है, तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और जब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180, ठीक है। कोई भी एंगल डिग्री में होता है
ठीक है। तो अगर उसको पाई अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी रेडियन में आ गई, ठीक है। जो डायमीटर है अर्थ का, ठीक है, तो रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस का दुगना होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आर हमें निकालनी है, आर्क, यहाँ पे जो आर है रेडियस है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको आर्क गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हमारी क्या आ जाएगी, एल अपॉन थीटा, और ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये तो स्टूडेंट्स था हम जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उनको कैसे मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इनडायरेक्ट मेथड से वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस हैं उनको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की साइज़ आप कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए ओलिक एसिड, ठीक है। ओलिक एसिड है, उसका एक मॉलिक्यूल की साइज़ कैसे मेजर करोगे। तो द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड आर क्वाइट लार्ज इन साइज, 10⁻9 मीटर नियरली इक्वल टू। तो टू मेजर दिस साइज वी प्रोसीड इन फॉलोइंग स्टेप। देखिए जो हमारी ओलिक एसिड होती है उसकी मॉलिक्यूल की साइज़ बतानी है, तो हम इसको स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड ले ली। ऑयलिक एसिड मिक्स विद अल्कोहल टू प्रिपेयर 25 cc ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑयलिक एसिड है और उसमें हमने अल्कोहल मिला के उस सॉल्यूशन को 25 cc कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टेक 1 cc ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब 25 जो cc हमने सॉल्यूशन तैयार किया है उसमें से आप 1 cc सॉल्यूशन ले लीजिए। मिक्स इट अगेन विद अल्कोहल टू प्रिपेयर, इसमें दोबारा से अल्कोहल मिलाइए और इसको 20 cc बना दीजिए। तो इन दिस वे सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल विद कंसनट्रेशन इक्वल टू 1/500 इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया जिसके अंदर जो हमारी ओलिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन अल्कोहल के अंदर 1/500 है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 500 मोलिक्यूल अल्कोहल के हैं तो उनमें एक मोलिक्यूल हमारा ओलिक एसिड का है, ठीक है। स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द लार्ज ट्रोज, ठीक है। जो हमारा लाइकोपोडियम पाउडर है उसको आप स्प्रे करें पानी के सरफेस के ऊपर। प्योर एंड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम बी ईच ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ट्रोज। फिर उसमें से आप क्या करें कि प्योर एंड ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो हमारा ये सॉल्यूशन तैयार हुआ ना इसका एंड ड्रॉप, एंड कोई भी नंबर हो सकता है, 5 ड्रॉप 10 ड्रॉप, ठीक है, आपने डाल दिया जिसका वॉल्यूम वी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, अब जो वी वॉल्यूम है उसके अंदर हमने एंड ड्रॉप डाल दी, तो वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, एन वी। तो इसमें ये आपका वॉल्यूम हो गया एंड ड्रॉप डालने के बाद सॉल्यूशन का। और आपको पता है इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन 1/500 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/500। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, दिस सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड सेपरेट वेरी फास्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टू फॉर्म ए रफली सर्कुलर थिन फिल्म ऑफ द थिकनेस टी। देखिए ये जो ओलिक एसिड है ये वाटर सरफेस पे बड़ी तेज़ी से फैल जाती है और एक पतली परत बना लेती, मतलब इतनी पतली होती है कि जैसे मान लीजिए एक एक मॉलिक्यूल ही एडजस्ट हों, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये परत बना ली तो इतनी पतली होती है कि एक एक मॉलिक्यूल ही एडजस्ट है, ठीक है। और इस परत की जो थिकनेस है वो हमने क्या ले ली, टी, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑक्युपाइड बाय द ओलिक एसिड। तो एरिया वॉल्यूम क्या है ओलिक एसिड का, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो वॉल्यूम हम पहले निकाल चुके हैं NV/500,
तो यहाँ से थिकनेस आ जाएगी NV/500A। n से t कैन बी कैलकुलेटेड, हम t थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द थिन लेयर इज अज्यूम टू बी 1 मोलिक्यूल थिक, मतलब इतनी पतली है कि एक मोलिक्यूल की साइज जितनी, तो द वैल्यू ऑफ t वुड गिव अस द साइज ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। तो जो थिकनेस है वो हमें ओलिक एसिड के मोलिक्यूल की साइज बताती है। और द वैल्यू ऑफ t कम आउट टू बी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर, और जो वैल्यू है t की वो 10⁻⁹ मीटर में आती है। तो स्टूडेंट ये हमारा था स्मॉल जो साइज़ के जो मॉलिक्यूल जैसे हमारी स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो हम उनकी साइज़ कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ मास। ठीक है, ये आपके पास टेबल है, इसके अंदर आपका ऑर्डर ऑफ मास दिया गया है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक, आप इस टेबल में कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑर्डर ऑफ मास होता है 10⁻⁻30। प्रोटॉन है 10⁻⁻27। यूरेनियम एटम 10⁻⁻24। रेड ब्लड कार्पसेल इनकी 10⁻⁻14। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ह्यूमन है 10⁻²। तो ये ऑर्डर ऑफ मास है। ठीक है भाई, हर एक उसका दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 की हम बात करें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसका मास 10⁻55 होता है, ऑर्डर ऑफ मास। ठीक है, अब है मेजरमेंट ऑफ मास। हम मास को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, मास को मेज़र करने का तरीका है कि मास ऑफ द बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। आपको पता है कि जो मास होता है वो किसी पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई भी बॉडी कितना पदार्थ ऑक्यूपाई कर रही है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस, ये भी हमें पता है। ठीक है, कि जो मास है वो न तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं प्रेशर पे, नहीं लोकेशन पे। ऑर्डिनरली मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड इन किलोग्राम यूजिंग ए कॉमन बैलेंस लाइक द वन यूज इन ए ग्रोसरी शॉप। मास है उसको हम किलोग्राम में सामान्यतः लेते हैं। ठीक है, और जो लार्ज मास लाइक द प्लेनेट स्टार वी मेक अस ग्रेविटेशनल मेथड। लार्ज मास है उसको मेज़र करने के लिए हम ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेज ऑफ एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल वी मेक अस ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोग्राफ। जो हमारे स्मॉल मासेज हैं एटम का या सब एटॉमिक पार्टिकल का, ठीक है, तो उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ उसका यूज़ करते हैं। इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। सच मासेज आर मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट। जो हमारे स्मॉल मासेज होते हैं उनको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेज़र करते हैं। अब है रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको ऑर्डर ऑफ टाइम दिया गया है, ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे चलते हैं, एज ऑफ द यूनिवर्स एस्टिमेट की गई है 10⁻17। ठीक है, एवरेज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये 10⁻9। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल। तो ये भी आप इनको भी याद करें, इस टेबल को कॉपी में लिखें और इनको याद करें। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो आप मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स मीन्स हम टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो ये आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है। मोस्टली हम टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, घड़ी की। ठीक है, या एनी फिनोमिनो दैट रिपीटेड इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज ए क्लॉक। कोई भी फिनोमिना हो जो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो वो एक क्लॉक की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे हमारी हार्ट बीट है, वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारी टाइम इंटरवल होता है, एक डेफिनेट होता है, ये दो हार्ट बीट के बीच में।
ठीक है। तो हार्ट बीट भी हमारी एक क्लॉक की तरह ही काम करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। द मैन AC सप्लाई इन आवर कंट्री हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में जो AC सप्लाई की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज होती है। द साइनोकॉर्नियस रोटेशन ऑफ ए मोटर रन ऑफ AC कैन बी यूज टू ऑब्टेन ए टाइम स्केल, ठीक है। एक लगातार मोटर रन कर रही है तो 1 सेकंड में कितने राउंड उसने कंप्लीट किए, तो उसको भी आप एक वॉच की तरह या क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जैसे वैक्यूम ट्यूब और जंक्शन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। द स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ सच ऑसिलेशन कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर है जैसे आपके वैक्यूम ट्यूब या जंक्शन ट्रांजिस्टर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, कैन बी यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का वो भी हमारा एक स्मॉल टाइम इंटरवल हो सकता है। उसी तरह हम बात करें सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक वाज बेस्ड ऑन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सोलर क्लॉक है वो हमारी बेस्ड है कि भाई अर्थ है वो सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन करती है उसके अकॉर्डिंग। केयरफुली मेजरमेंट्स शो दैट द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम डे टू डे, ईयर टू ईयर। अगर हम बड़े ध्यानपूर्वक मेजर करें तो हम देख पाएंगे कि जो टाइम पीरियड है रोटेशन ऑफ अर्थ का वो चेंज होता है धीरे धीरे, डे टू डे और ईयर टू ईयर। देयरफॉर एक्यूरेसी ऑफ मीन सोलर सेकंड डिफाइंड ऑन दिस बेसिस बिकम क्वेश्चनेबल। तो अगर हम इसको टाइम इंटरवल के रूप में लेते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, तो उसको हम एक्यूरेसी नहीं कह सकते, ठीक है। इस पे परसेंट चिन्ह लग जाता है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो रोटेशन है वो तो डे टू डे और ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है। उसके बाद आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल शोज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आप बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे। वन फ्लक्चुएटिंग प्रेशर इज अप्लाइड अक्रॉस वन पेयर ऑफ फेसेस ऑफ द क्रिस्टल एंड ऑसिलेटिंग एवं डेवलप अक्रॉस अनदर पेयर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। मेनली आप कह सकते हैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है, ठीक है, इसका उपयोग भी हम टाइम इंटरवल के रूप में करते हैं। तो स्टूडेंट ये कॉमन सी बातें थी जो फर्स्ट यूनिट में हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका बेसिक पार्ट था ये, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई हमने इसमें देखा कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है हम उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे लिए क्या मायने रखती है, ठीक है, उसको हम किस यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, किस प्रकार हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं, किस प्रकार स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के लिए या अदर जो साइंसेज हैं उनके अंदर, ठीक है। और जो फिजिसिस्ट हैं किन किन फिजिसिस्ट ने किन किन क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि ये जस्ट थ्योरेटिकल, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। जैसे आपका भाई माइक्रोकोस मेजरमेंट है या मैक्रोकोस मेजरमेंट है तो सिंपली आप मैथमेटिक्स में भी ऐसा पढ़ लेते हैं। तो अब तक के जो हमारी वीडियो आई हैं फर्स्ट यूनिट की वो सारा बेसिक था, उसको आप जर्नली आप बुक रीड करेंगे तो जर्नली आप उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम डायमेंशनल फार्मूले और एरर, आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो मेन पार्ट है वो यही है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले और प्लस में एरर का, ठीक है। तो इससे आगे जो वीडियो आएंगी तो एक्चुअली हमारी यूनिट फर्स्ट आने वाली वीडियो से ही शुरू होगी। ये जस्ट बेसिक था जो हम स्टडी कर रहे थे, तो इसको आप अपनी जब आप बुक परचेज करते हैं तो जस्ट उसको रीड कर लें, ठीक है। वो हमें बताती है कि भाई फिज़िक्स क्या होती है, ठीक है, फिज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डायमेंशनल फार्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे, क्या होते हैं,
इनका क्या महत्व है, ठीक है। कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी उसके अंदर एरर क्या होता है, प्लस करने पर एरर क्या हो जाता है, माइनस करने पर क्या हो जाता है, डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, एरर को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। एरर कैसे किस रेट से बढ़ता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। तो स्टूडेंट वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। एक तो आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें फर्स्ट यूनिट का एरर और डायमेंशनल फार्मूले हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट मिस नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट वीडियो से ही आपकी यूनिट फर्स्ट है वो एक्चुअल में शुरू होगी, तो आप सारी वीडियो उनको ध्यान से करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।